मिशन 2019 यानी कि लोकसभा चुनाव में कहा यह जा रहा है कि युवा निर्णायक भूमिका में हैं। ये युवा आखिर किसके साथ हैं? क्या ये युवा देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के साथ हैं? क्या ये युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हैं? ये बड़ा सवाल है। और ये युवा किस तरह से डिसाइडिंग फैक्टर की भूमिका में है? क्या वाकई में जनता से सरोकार रखने वाली राजनीति हमारे देश में हो रही है? इसी मसले पर बात करने के लिए आज एमपी न्यूज रूम में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। ये राजनीति के वो युवा चेहरे हैं जो कि अपनी बातों से, अपनी विचारधारा से एक नई पहचान रखते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और युवा मोर्चे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे पूर्व उप महाधिवक्ता श्री पुष्यमित्र भार्गव जी। भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रदेश प्रवक्ता श्री रवि डांगी जी। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि सरकार देश में उनकी है। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने कसौटी पर है। भार्गव जी, क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आ गए? और क्या वाकई में जो क्रांतिकारी फैसले थे उसका असर आज देश की जनता पर हो रहा है? निश्चित तौर पर देश की जनता और विशेषकर युवाओं पे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का असर हुआ है। सबसे पहला असर ये है कि इस देश का जो युवा है वो जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बना है। इस देश का जो नौजवान है वो इस देश के प्रति प्रेम और सुरक्षा के लिए आतुर है। वो जो एक नीति और नियत की बात थी, अब उस नीति और नियत के लिए वो ये देखता है कि इस देश का जो नेतृत्व है उसकी नीति और नियत साफ है, और वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में ही संभव हो पाया है। वो उसी कारण से संभव हो पाया है कि इस देश के नेतृत्व ने 35 करोड़ जनधन के खाते खोले, एक गरीब का खाता खुला। इस देश के नेतृत्व ने गरीब किसान को वो सारी सुविधाएं दी जिससे वो इस देश की पैदावार बढ़ा सके। इस देश के नेतृत्व ने इस देश की साइंस को, टेक्नोलॉजी को और विशेष करके इस देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित करने का काम किया है, वो हमारी उपलब्धि है। उससे युवा आकर्षित है और युवा के मन में ये विश्वास है कि अगर देश को नीति से, नियत से, शिक्षा से, सुरक्षा से और स्वास्थ्य से और स्वावलंबन से आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ही उसको ले जा सकती है। बड़ी बात है। नीति और नियत की बात आई है, स्वावलंबन और स्वास्थ्य की बात आई है। रवि डांगी जी बहुत खामोश थे, आप सुन रहे थे। क्या वाकई में कांग्रेस भी इसी तरह से 5 साल खामोश रही? मेरे भारतीय जनता पार्टी से आए हुए भार्गव जी को पहले तो ये जताना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आपके नेता और देश के प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी बिगड़े हुए थे, इसलिए उनकी नीति भी बिगड़ी हुई निकली है और उनकी नीयत भी बिगड़ी हुई निकली है। अगर वास्तविक में जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर वो आए थे इस देश के अंदर, और उन्होंने जो जनता से कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा, 15 लाख दे दूंगा, युवाओं को 2 करोड़ तक के रोजगार दे दूंगा, महिलाओं को सुरक्षा दे दूंगा, किसानों को खुद समृद्धि दे दूंगा, और इस देश के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को मैं कहीं ना कहीं भारत के अंदर खुश और खुशी नुमा बना दूंगा। उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार से वो खरे नहीं उतरे। जिस तरीके से बच्चा जब परीक्षा देता है या तो फेल होता है या पास होता है, और या फिर सप्लीमेंट्री लाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिन अध्यायों का अध्ययन करा था और जिस पाठशाला में गए थे, उस पाठशाला के माध्यम से उन्होंने अध्ययन करा हुआ चरित्र तो अपना रखा, लेकिन जब परीक्षा दी 5 साल के बाद रिजल्ट आया तो उसमें पूरी तरीके से फेल हुए। मतलब 100 नंबर के पेपर में 0 नंबर लेकर आए इस जनता के अनुसार। अब रही बात कि जैसे अभी आपने भार्गव जी से बात करते समय कहा था, इस देश के अंदर आपकी सरकार है, इनकी सरकार आचार संहिता पहले तक थी। अब इनकी सत्ता किसी प्रकार से नहीं आएगी इस देश के अंदर, क्योंकि इस देश का युवा समझ चुका है। इन्होंने युवाओं को देने की बात करी है, इन्होंने युवाओं को पूरी तरीके से दिया है। मैं बताता हूं क्या दिया है। इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी दी है, इन्होंने बेरोजगार बनाया है युवाओं को। ये युवा जान गए हैं कि राहुल गांधी जी युवा हैं, और युवाओं के विचारों को अगर कोई समझ सकता है तो एक युवा समझ सकता है, और वो है राहुल गांधी जी। उन्होंने जिस तरीके से अपने वचन पत्र के माध्यम से कहा है कि मैं युवाओं को किस तरीके से रोजगार देकर, इस भारत के अंदर युवा वो होता है जिस तरीके से मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का काम होता है। ये युवा भी भारत का वही वर्ग है जो भारत की रीढ़ की हड्डी है। युवा खुश तो देश खुश। युवाओं पे काम, हर वर्ग पे काम। आपने देखा, एक बात कहना चाहूँगा, इन्होंने किसानों की बात करी है। किसानों के बारे में अगर ये सोचते होते तो इनका शिवराज इस सत्ता से जा नहीं चुका होता। अगर कमलनाथ जी आए, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार आई है, राजस्थान के अंदर
कांग्रेस की सरकारी और निरंतर राज्यों में इनकी सरकार गिरते जा रही है और कांग्रेस आते जा रही है, उसका एकमात्र कारण है कि राहुल गांधी जी ने कहा 10 दिन के अंदर कर्ज माफ करूंगा। क्या माफ किया। मैं आपको एक सीधी सिंपल सी बात बता देता हूं, इन्होंने देखिए किस तरीके से मतलब एक तरीके से लोगों के बीच में, किसानों के बीच में अंधविश्वास हो कह सकते, एक गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कि तुम्हारा कर्ज माफ नहीं हुआ है। कमलनाथ जी ने शपथ लेते से ही 2 घंटे में उस फाइल पर हस्ताक्षर करके फिर उस पर कार्य करते हुए 10 दिन के अंदर ही डायरेक्ट उन बैंकों में जिनमें किसानों के कर्ज थे, उन बैंकों से मिलकर मीटिंग कर उनके कर्जों को सरकार के हवाले ले लिया है। मतलब सरकार और बैंक जहां पर कर्ज किसानों का था, उनके बीच में बातचीत होकर अब किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। किसानों का अब बैंक से लेन देन नहीं रहा है, अब बैंकों का लेन देन सरकार से रहा है। इसी बेस पे एक बात कि हमने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हम 55 लाख किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमने 25 लाख किसानों का कर्ज पूरी तरीके से माफ करते हुए उनके जो कर्ज में बैलेंस थे वो जीरो कर दिए हैं। अब आचार संहिता लग गई है, 3 महीने का समय दिया था। 3 महीने के अंदर हमने मध्य प्रदेश में वो काम करे हैं महेंद्र जी, जो शिवराज जी ने, उमा भारती ने, गौड़ साहब ने 15 साल के अंदर मध्य प्रदेश के किसान युवा किसी वर्ग के लिए काम नहीं करा। वो कमलनाथ सरकार ने और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में काम हुआ। आगे बात करते हैं प्रतिपक्ष की। इन्होंने 2 बातें कही हैं, इनकी बातों से निकल कर आता है कि किसानों की कर्ज माफी का बड़ा कार्ड है और आपके राज्य में युवा बेरोजगार हुए हैं। क्या ये आरोप सही? बिल्कुल निराधार हैं। आप पहली बात ये समझ लीजिए महेंद्र भाई, कांग्रेस की फितरत जब से ये बनी है तब से लेकर आज तक केवल फितरत झूठ की है। ये पहले झूठ बोलते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है राहुल गांधी ने अभी सुप्रीम कोर्ट में कल हलफनामा दे के ये कहा है कि साहब मुझसे गलती हो गई, मैं झूठ बोल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। रही इनकी कर्ज माफ़ी की बात, इनकी कर्ज माफ़ी का आदेश अगर आपको याद हो तो उसमें लिखा है 31 अप्रैल 2018 तक का सारा कर्ज माफ़ किया जाता है। भैया ये बताइए कि किस किसान के खाते में 31 अप्रैल तक, इस मध्य प्रदेश का किसान स्वाभिमानी किसान है, 31 अप्रैल तक उसके खाते में कोई कर्ज था ही नहीं, तो इन्होंने क्या माफ़ किया? इनको माफ़ करना था तो 31 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक का कर्ज माफ़ करना था। अगर इन्होंने कर्ज माफ़ किया होता तो इस मध्य प्रदेश में जो किसानों ने मीडिया में आकर आरोप लगाए हैं वो आरोप नहीं लगते। इन्होंने झूठ के आधार पर इस प्रदेश के किसान को बरगला कर उनको तोड़ने का काम किया। वही काम ये इस लोकसभा में कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व में आने से लेकर आज तक इस देश के लोगों के साथ अन्याय करती रही। और अब ये बात कर रहे हैं न्याय की। ये अन्यायी लोग ये पैसा कहाँ से लाएंगे? मुझे इतना बता दें कि इस देश के 5 करोड़ लोगों को देने के लिए ये 72,000 रुपये साल का कहाँ से लाएंगे? एक युवाओं की बात अगर करें, हमने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पिछले 5 सालों में जनधन योजना, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और लोन की जितनी स्कीम्स हमने चालू की हैं, उसके माध्यम से जो भी इस देश में स्टार्टअप हुआ है, जो भी किसानों को लेके, नौजवान किसानों को लेके जो योजनाएं और जो ऋण मिला है, उसके माध्यम से इस देश में 14.5 करोड़, लगभग 14.5 करोड़ लोगों ने रोजगार को अलग अलग माध्यम से अपनाया। अगर ये कहें कि सबको अगर सरकारी विभाग में बाबू बना दिया जाए तो ये किसी सरकार के लिए संभव नहीं है। हर आदमी को प्राइवेट कंपनी में नौकरी दे दी जाए, ये संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वाभिमान से, स्वावलंबन से अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाया है और मुझे लगता है यही इस देश में ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो नियत से लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। कह रहे हैं कि पैरों पर खड़ा होना सिखाया है और कर्ज माफी के जो मूल आंकड़े थे वो आपको याद दिलाए। क्या होता है, डॉक्टर 2 प्रकार का होता है। अगर किसी को पोलियो है और डॉक्टर का इलाज सही साट है तो उसका इलाज कर सकता है और उसे खड़ा कर सकता है। एक डॉक्टर जिसे इलाज करते नहीं आता और व्यक्ति का इलाज कर देता है तो अपंग बना सकता है। इस देश के अंदर 2014 के पहले तक जब जब कांग्रेस की सरकार रही है उस समय हमेशा इलाज करने वाला डॉक्टर हुआ है, जिसने हमेशा भारत के प्रति खड़ा होने का और स्वस्थ रहने का कार्य किया है। चाहे वो हम मनमोहन सिंह जी की बात करें, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात करें, चाहे राजीव गांधी जी की बात करें, इसके पहले लगभग सारे प्रधानमंत्रियों ने देश की चिंता करते हुए, हर वर्ग की चिंता करते हुए उसके लिए काम किया। रही बात, इन्होंने गरीबी की बात करी। 2014 के बाद ये जो प्रधानमंत्री आया है ना, ऐसा ढोंगी प्रधानमंत्री इस देश के लिए कभी नहीं आया। भार्गव जी मैं आपको बता दूं। और रही बात, आप देखिए झूठ बोलने की बात इन्होंने करी है, मैं इनको बतला दूं।
अगर झूठ का आरोप आप कांग्रेस पे लगाते हैं तो 2014 के या तो मैं बोलते जाता हूं और आप बताते जाइए कि मोदी जी ने कौन सा वादा पूरा करा। अगर 15 लाख खातों में आए, पूछिए इनसे। वादा किया था। ये बताइए कि ये वादा प्रधानमंत्री मोदी ने कब, किस मैनिफेस्टो और किस सभा में घोषित किया था? दूसरा क्वेश्चन, वो जवाब वादा किया था? नहीं दे पाएंगे, मुझे मालूम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए और देश में काला धन वापस लाते हुए ये कहा था कि अगर इस देश से जो काला धन बाहर गया है वो अगर पूरा वापस आ जाता है तो हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएं, इतना पैसा इस देश का चला गया है। अगर उसको आप ये मानते हो कि आपको 15 लाख रुपए चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले तथ्यों पे और आंकड़ों पे ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने किस मैनिफेस्टो में और किस सभा में ये कहा कि हम आपके सब खातों में 15 लाख डालेंगे, जैसा आपके राहुल गांधी जी कह रहे हैं, बिना आधार के, बिना तथ्यों के, बिना योजना के, और वो ये इस देश को अभी बताएं कि ये 72,000 रुपये महीने के हिसाब से 5 करोड़ लोगों के पैसे वो कहाँ से लाएंगे? समझ का फेर है 72,000। भार्गव जी, अभी आपने बात कही है तो अब बात आप पूरी सुनना और उस बात पे बात करेंगे अपन। 15 लाख आपने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप कहते हैं मंच से कहा नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में चिल्ला चिल्ला के कहा है। दूसरी बात, अमित शाह टीवी के इंटरव्यू में क्या कहते हैं? जुमला है। 15 लाख जुमला है? आप सरकार बनाने से पहले वादा है और सरकार बनने के बाद जुमला है। दूसरी बात, आपके शासन में सबसे ज्यादा सैनिकों की शहादत होती है, आपके राज्य में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या होती है, आपके राज्य में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार होता है, आपके राज्य में महिला सबसे असुरक्षित होती है। आप किस वर्ग की बात कर रहे हैं? रही बात गरीबी की, अब गरीबी पे भी भार्गव जी सुनिए और हकीकत सुनने की आप बिल्कुल हिम्मत रखिए। आपको बतला दूं कि जब देश आजाद हुआ था 72% इस देश में गरीबी थी। निरंतर कांग्रेस के राज्य में प्रधानमंत्री आते रहे, सरकार बनते रही और 72% से 2014 के पहले तक ये 22% पर आकर रुकी है। मतलब गरीब, महेंद्र जी बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और भार्गव जी को मालूम होना चाहिए क्योंकि अभी इन्हें मालूम नहीं है। ये वही बात करेंगे, बात वही मैंने कहा ना, ये अंधे भक्त रूप में मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये देश के लिए वास्तविक में काम करेंगे ना तो ये राहुल गांधी जी को चुनेंगे। की बात फिर एक मिनट, पूरी बात न्याय की बात नहीं, बराबर है। 72% जब गरीबी थी और निरंतर जब कांग्रेस ने काम किया, इंदिरा गांधी जी ने काम किया, राजीव गांधी जी ने काम किया, 22% बची। 2014 से 2019 तक किसकी सरकार थी? मोदी जी की। कितना गरीबी पे काम कर लिया, कितने प्रतिशत कम कर दी। जब देखा राहुल गांधी जी ने, वही कांग्रेस के वही विचार, वही इंदिरा गांधी जी के वही राजीव गांधी जी के विचारों के साथ राहुल गांधी जी आए और राहुल गांधी जी ने पिछले 5 साल विपक्ष में रहकर उन गरीबों पर विचार किया और विचार करके उन्होंने देखा कि गरीबी पर नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया, वो तो अडानी और अंबानी पे काम कर रहा है। निरंतर अंबानी, निरंतर अडानी। अरे देखो आप, इस देश का आपको मालूम कितना बड़ा घोटाला करा अनिल अंबानी के साथ पे राफेल। अभी आप बात कर रहे हैं कोर्ट, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए राहुल गांधी जी। ऐसा नेता इस देश को नहीं मिल सकता है, आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है वो नेता, और इस बात को आप जानें और 2019 के चुनाव में आप जरूर। अब आगे की बात, एक मिनट की बात बस, बराबर है। न्याय को लेकर उन्होंने ये चिंता करी है कि इस देश के अंदर 22% गरीबी कैसे हटाई जाए। भार्गव जी ने 5 करोड़ लोगों की बात करी है। कांग्रेस की न्याय योजना से 5 करोड़ लोग नहीं, 5 करोड़ परिवार और 25 करोड़ हम लोगों पर काम करेंगे और गरीबी हम पूरी तरीके से काम करेंगे। पैसा, जब आपके मोदी जी विदेशों में घूम सकते हैं, विज्ञापनों के माध्यम से बड़ी बड़ी योजनाओं का अपना चरित्र मतलब दिखा सकते हैं और देश के अंदर वाह वाह मोदी, हाय हाय मोदी, ले मोदी की लहर लगवा सकते हैं, उस पैसे से हम गरीबों की गरीबी दूर करेंगे। हम बड़े मतलब जो आप ये मान लें कि मतलब जितना गरीबों की गरीबी हटाने में पैसा लग रहा है ना हमारे न्याय योजना के अंतर्गत, उतना तो आपके मोदी जी ने अमीरों का कर्ज माफ कर दिया है। आप कैसी बातें करते, कहां से लाएंगे इस देश के अंदर? चलिए किसी बड़े आदमी का कर्ज माफ किया, आरोप लगाना आसान है। एक तथ्य, एक आधार बताइए कि ये कर्ज इस आदेश से माफ हुआ है केंद्र सरकार के। इनको ये जानकारी मैं दे दूं, जैसे इन्होंने मोदी जी की बात करी, इस योजना के अंतर्गत युवाओं का इतना लोन, हाँ मिला है मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी के बेटे को बिना गारंटी के आपके कॉर्पोरेट बैंक ने कितना 8 करोड़ का लोन दिया है।
मोदी जी के तो बेटे नहीं है, अमित शाह के बेटे को अपना बेटा मान लिया उन्होंने, उसको कितने का लाभ पहुंचाया है जैसा को। आप क्यों, आप इस देश के लोगों से पूछो तो सही। चाया है तो उसको चैलेंज करिए, तथ्यहीन आधार लगाने से नहीं होगा। अगर पिछले 4.5-5 साल में आपको लगता है कि कोई एक घोटाला हुआ है तो कांग्रेस के किस नेता ने केस लगाया और उनके आरोपों को सिद्ध करने की कोशिश की? निराधार आरोप लगाने से नहीं होगा, प्रयास करने से होगा। पिछले 4.5 और 5 साल की सरकार ने प्रयास किया, पूरी दुनिया में भारत को स्थापित करने का काम किया। किसी भी क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार आती है और आपके प्रयासों के अंतर्गत भाजपा चली जाती है। प्रयास विफल। राज्यों में इनका भ्रम से इन्होंने किसानों को बरगलाने का काम किया, झूठ के आधार पर किसानों को अपनी ओर मिलाने का काम किया, किसान को किसान से लड़ाने का काम किया। लेकिन अब इस देश की जनता समझ गई है, वही न्याय की योजना आपके साथ अन्याय करेगी, झूठे वादे आपके खिलाफ जाएंगे। देश की जनता इस बार फिर ऐसे ही आदमी को चुनकर इस देश की गद्दी पे बिठाएगी जो गरीबों का भैया, इस देश का सबसे विपरीत और सबसे बुरा समय शुरू होगा जिस दिन राहुल गांधी इस देश की गद्दी पे बैठेंगे। मुझे तो कांग्रेसियों पे भी भय है कि वो उनको घोषित नहीं कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये होंगे। अगर आपको प्रधानमंत्री बनाने की मंशा होती तो आप 543 सीट पर चुनाव लड़ते, 272 से कम सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। जादुई आंकड़ा क्यों भूल? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज अगर तीसरे चरण की वोटिंग होती है और 231 पे लड़ाते, 226 पे हम लड़ाते हैं, हमें समझ में नहीं आते हम तो ये किन आंकड़ों पे बात करते हैं और किन आंकड़ों से ये पेश करते हैं। भोपाल के अंदर इन्होंने प्रज्ञा साध्वी जी को उतार दिया। उनके बयानों से आप देखिए कि अशोक चक्र प्राप्त जो देश की खातिर आतंकवादियों का सामना करा, शहीद हुए, क्या उन पे टिप्पणी करना चाहिए? इतनी ओछी, इतनी सोची हुई समझी हुई इनके दिमाग में जो भरा है ना वो निकल रहा है। धीरे धीरे देश की जनता जान रही है कि ये देश के दो देश चाह रहे हैं ये लोग इनकी विचारधारा से, जबकि हमारा जो देश है ना, ये आपको मैं बतला दूं, कितनी भी कोशिश कर लें, मोदी जी इस देश के अंदर यहाँ पर जो भाईचारे के साथ में देश उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है, निरंतर करेगा। और आप सोचो व्यापारियों का लोन माफ करके अडानी और अंबानी के माध्यम से देश चल जाए, मोदी जी के विचारों से, अमित शाह के विचारों से। योगी जी क्या कहते हैं, अब मतलब जिस नाम पे आप लोग सरकार बनाते हो, आप उनकी चिंता नहीं करते हो। हम पूजा भी करते हैं, आराधना भी करते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम भगवान को पूजता हूँ, उनका साक्षी मैं भक्त हूँ। मैं उसके तभी आपको वायनाड जाने की जरूरत पड़ी। सुनने के रखिए, आप 5 साल में इनसे पूछिए मोदी जी कितनी बार गए उस राम मंदिर पे जिसके बेस पे सरकार लेके आए। धारा 370 पे क्या काम करे इन्होंने? बात सुनिए महेंद्र जी, महबूबा मुफ्ती के साथ एक गठबंधन की सरकार बनाते हैं, जो आतंकवादी को पालते हैं, पोसते हैं, उसके साथ गठबंधन करके सरकार, ये इनके विचार हैं। ये क्या करते हैं, दिमाग में कुछ और, दिल में कुछ और, वाणी पे कुछ और। ये आरोप सही है। दिल में भी राम है, दिमाग में भी राम है, और राम मंदिर भव्य बनेगा। उसका एक उदाहरण आप ये सुन लीजिए कि 5 साल में आपने आप सुनिए तो अब मैं आपको बतला दूं, सुनने राम नहीं, लेकिन नहीं, भार्गव जवाब ले ले। आप मानसिकता रखिए। नहीं, जवाब ले ले। नहीं, लेकिन महेंद्र जी ये मानना पड़ेगा, आप या तो आप बताइए इन्होंने राम मंदिर पे 5 साल में क्या काम करा, पूछिए। मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख क्यों नहीं बताएंगे? मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, और तारीख मैं आपको आज बता देता हूं। जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला सुनाएगी उसी दिन तारीख तय हो जाएगी। तो कांग्रेस यही तो कहते आ रही है समय से, और अगर ये करती तो वो, ये मैं आपको बतला दूं भार्गव जी, आप जितनी जोर से जय सियाराम नहीं बोल सकते हो ना, ये मैं बोल सकता हूं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता। मेरी बात सुनना। कांग्रेस ने, आपने कहा ना दिल में दिमाग में राम, आप वाणी, मेरी बात सुनना, रा से राम रावण, आप जो बात कर रहे हैं हुआ है, राम मंदिर भी बनेगा और राम राज्य स्थापित हुआ है। राम राज्य स्थापित, राम हमारे, मेरी बात सुनिए, ये राम राज्य की बात करते हैं, राम की पूजा हम करते हैं। की मानसिकता रखो कि इस देश को शायद आप चला सको, पर लेकिन राहुल गांधी जैसा बहुत बुद्धिमान आदमी इस देश को नहीं चला सकता है। उसकी बुद्धिमानी पे मुझे बहुत फक्र है। भगवान ने विपक्ष में इतना बुद्धिमान नेता इस देश को दिया है कि और किसी विपक्ष के नेता की आवश्यकता नहीं है। बहुत ये बुद्धिमान। न्याय योजना जो राहुल जी ने सोची है, ये आपके मोदी जी भी सोच सकते थे ना। 72,000 करोड़ देंगे, 72,000 करोड़ देंगे। आती है, मोदी जी क्या करते हैं, पुलवामा, देखिए सुनने की ताकत एक और रखना, पुलवामा के अंदर 44 शहादतें होती हैं,
आपके मोदी जी की सभा रुकती है, अमित शाह की सभा रुकती है, योगी जी की सभा रुकती है कि अपने कार्यक्रमों को निरंतर करते हैं। ये शूटिंग जरूरी है, सभा जरूरी है। मोदी जी को 44 सादा तो कन्या शूटिंग आपने अगले दिन देखी, एयर आप सैनिक देखा, और एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह किसने खड़े किए? ये आप प्रज्ञा पे प्रश्न चिन्ह किसने? लेकिन आप ये बताइए, प्रज्ञा साधी हिंदुत्व आपका कैंडिडेट है क्या? है, आपने कैंडिडेट बनाया है, उनके बयान का आप समर्थन करते हो? जो करे वाले बयान का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सुनिए, प्रज्ञा ठाकुर, प्रज्ञा के बयान का समर्थन क्यों नहीं करते? प्रज्ञा ठाकुर, आप सुनिए, बयान गलत दिया नहीं, पहले सुनिए, बताइए नहीं, आप पहले ये बताइए कि जो प्रज्ञा साध्वी जी ने करकरे जी पर नहीं, करकरे जी जो बयान दिया, मैं जी से पूछिए नहीं, एक मिनट के लिए समर्थन करते हैं कि नहीं, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? क्या गलत कहा? पूछिए, आप समर्थन करते हैं क्या साध्वी प्रज्ञा जी के उस बयान से? करकरे के बयान पर पार्टी ने विधिवत विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि ये उनका निजी बयान है। पार्टी भी और मैं भी उस स्टेटमेंट का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उसकी बात को समझना होगा। एज एन एक्यूज्ड जब उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, जब वो रिमांड पे रही होंगी, तो हो सकता है उनको ऐसी कोई प्रताड़ना हुई होगी। एक सामान्य आदमी की तरह, एक एक्यूज्ड की तरह अगर आप थाने पे जाएं और कोई पुलिस अधिकारी आपको प्रताड़ित करे, तो क्या उसके खिलाफ आपके अपनी मन के बात कहने का आपको अधिकार नहीं है क्या? एक। दूसरी बात, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिंदुत्व का, इस देश के स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में दिग्विजय सिंह के खिलाफ खड़ी हैं, और वो इसलिए खड़ी हैं कि वो दिग्विजय सिंह जिन्होंने भगवा आतंकवाद को गढ़ा है। भगवा वो भगवा है जो अर्जुन के रथ पे था, भगवा वो भगवा है जो राम जी का ध्वज था, भगवा वो भगवा है जो तेज का, शौर्य का, ताकत का और त्याग का प्रतीक है। अगर उसको दिग्विजय सिंह आतंकवाद बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रज्ञा ठाकुर जिसको सारी कोर्टों से क्लीन चिट मिली है, वो इस हिंदुत्व का चेहरा होंगी, और इस देश का हर नौजवान उस हिंदुत्व के लिए, उस स्वाभिमान के लिए और उस हिंदुत्व को दिग्विजय सिंह के खिलाफ स्थापित करने के लिए अपने तन, मन, धन और अपने शरीर के एक एक कण से दिग्विजय सिंह को धूल चटाने और उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण का अगर कोई चेहरा इस देश में है तो वो दिग्विजय सिंह है, और उसको हराने के लिए हम सब उनके साथ हैं। आपकी शर्ट का रंग भी यहाँ भगवा भगवा। नहीं, मैं ये इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कभी अभी जैसे भगवा की बात कर रहे थे महेंद्र जी, भार्गव जी, कभी तिरंगे की बात भी तो कर लिया करो। कभी भारत के तिरंगे को जितनी बार भगवा बोला उतनी बार तिरंगे की बात अगर हो जाती तो आपके बिल्कुल मतलब, अब रही बात, पूरी बात सुनिए, पूरी तिरंगे की आन बान शान सुनिए, पूरी की एयर स्ट्राइक, तिरंगे की आन बान सुनिए, एयर स्ट्राइक, तिरंगे की आन बान सुनिए कि 2014 के पहले बांग्लादेश बॉर्डर पे या कश्मीर की बॉर्डर पे आतंकवादी घुसेगा तो केवल खबर छपेगी कि आतंकवादी कब पकड़े गए, लेकिन 2014 के बाद का एक अखबार उठा के बताइए जिसमें ये लिखा हो पकड़े गए। केवल खबर छपती है आतंकवादी मारे गए। बहुत बढ़िया, भार्गव जी को तिरंगे पहली बार, आप बताइए इस पर सफाई। बराबर है। पहली बात तो इनको मैं एक और जानकारी दे रहा हूँ, और अगर मेरे आंकड़ों में गलती हो ना तो मैं इनके सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर इनके चरणों में मैं नमन कर सकता हूं, अगर मेरे उसमें हो। बड़ा चैलेंज। इनसे पूछिए 5 साल में जितने सैनिक शहीद हुए हैं, क्या उसके पिछले 5 साल में उतने सैनिक शहीद हुए? आंकड़ों पर बात आ रही है, क्या शहादत की भी संख्या गिनी गई इन 5 सालों? निश्चित तौर पर देश का सैनिक अगर सीमा पे शहीद हुआ है तो उसका आंकड़ा भी है, उसकी सूची भी है, और उनके बाद उस परिवार की कैसे चिंता करनी है उसका भी एक सेना में भी सिस्टम है, सरकार में भी सिस्टम है। लेकिन मैं बड़े स्वाभिमान से, फक्र से ये कहता हूँ कि जब दुनिया में और देश में छद्म युद्ध होगा और देश की सेनाएं जब सीमा पे लड़ेंगी तो बलिदान भी होगा, लेकिन वो बलिदान व्यर्थ ना जाए। दुनिया में भारत स्थापित हो, पाकिस्तान और चीन आंख दिखाना बंद करें, इसके लिए देश की सेना के जवान शहीद हुए हैं। मेरी श्रद्धांजलि उनको है, मेरा पूरा नौजवान, पूरे साथी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन सीमा पर युद्ध होगा तो हम केवल बात नहीं करेंगे, गोली से जवाब देंगे, और गोली जब चलेगी तो हो सकता है गोली हमारे सैनिकों को भी लगेगी, लेकिन मैं उस श्रद्धांजलि को, उनके उस सम्मान को, उनके इस त्याग को, उस बलिदान को श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन यह प्रश्न निराधार है कि सैनिक क्यों मरा। युद्ध होगा, पाकिस्तान हमला करेगा, ये मेरा सैनिक, और सैनिक के साथ में आपको मालूम 650 सैनिकों की शहादतें हुई, उनके साथ 550 निर्दोष मारे गए, सिर्फ इसलिए कि इस देश का चौकीदार पूरी तरीके से चोर था।
और वो नरेंद्र मोदी था जिसने चौकीदारी ठीक से नहीं करी। पठानकोट में कैसे घुस गए, कैसे पुलवामा का हमला हो गया, कैसे आरडीएक्स 300 किलो के अंदर ये आ गया है। आप इस बात को मत गलवाइए, और आप भी जानते हैं इस बात को कि हां, देश का चौकीदार पूरी तरीके से चोर था। जिस पाकिस्तान को मारने की बात करी थी, आंख दिखाने की बात करी थी चाइना को, लाल कौन सी लाल आंखें दिखा दी चाइना को? चाइना ने बिल्कुल सीना तान के मोदी का सामना किया है। पाकिस्तान के वहां प्रधानमंत्री के पास कौन पहुंचता है? यही नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं, उनकी मां को धोख देते हुए, बोलते हुए और उसके हाथ मिलाते हुए, बिरयानी खाते हुए वापस देश लौटते हैं, बिना बुलाए जाते हैं। और बात करते थे पहले लव लेटर लिखने की, अब खुद लेटर लिखने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए, इस युवा का, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ इस देश का नागरिक भी हूं, इस देश के नागरिकता के नाते भी मैं यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसमें 1% भी खरे नहीं उतर पाए। चलिए पूछ लेते हैं यहाँ पर चौकीदार पर फिर एक बात आई, क्या चौकीदारी में कहीं कोई चूक हो गई जो इतना बड़ा हमला हो गया और इतनी बड़ी सवाल उठ रहे हैं? महेंद्र भाई, ऐसा है, इतना बड़ा देश है, कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त पिछले 4 साल में नहीं हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा सन 1990 के बाद। उसके पहले की भी जो नीतियां कांग्रेस की रही हैं वो कश्मीर को आज इस स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके स्लीपर सेल्स कब आते हैं, कब जाते हैं, कितने बड़ी घटना दुर्घटना होती। श्रीलंका में जो हुआ, भाई आतंकवादी अगर सिर पे कफन बांध के घुस रहा है इस देश को निस्ते नाबूद करने के लिए, तो उस पर किसी सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाने की जरूरत नहीं है। सरकार से आप ये प्रश्न करिए कि आपने जवाब क्या दिया, उसको रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किए। तो जब आतंकवादी घुसेगा नहीं, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 2014 के पहले इस देश में मंदिर में, मस्जिद में, घाट पे, गुरुद्वारे पे, मॉल में, सब जगह हमले हुए, सब जगह बम ब्लास्ट हुए। 2014 के बाद इस देश में कौन सा बड़ा बम ब्लास्ट अगर आपको याद है तो आप बताइए वो क्यों रुका? क्योंकि सीमा पे जो चौकीदार है वो चौकन्ना है, उसने घुसपैठ रोकी है, उसने बांग्लादेश बॉर्डर 1400 किलोमीटर की बॉर्डर को सील किया है, वहाँ पे सिटीजन रजिस्टर लागू करने की कोशिश की है। ये प्रयास है जिससे आतंकवाद इस देश में रुका है। अगर जिस प्रकार से 2014 के पहले आतंकवादी इस देश में घुस रहे थे, अगर वैसे ही बांग्लादेशी घुसपैठिए और आतंकवादी घुसते रहते तो निश्चित तौर पर श्रीलंका में जैसे ब्लास्ट हुए हैं वैसे बड़े बड़े ब्लास्ट पिछले 5 साल में हुए होते। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर है ये बहस। इन्होंने बात कही चौकीदार चोर पर। पहले तो सबसे पहली बात मैं ये कह दूं कि देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो अब हो रहा वाराणसी में। अगर सैनिक इन की नीतियों से खुश होते और पाकिस्तान के प्रति जो सेना चाह रही थी वैसा अगर ये इजाजत देते और सेना पूरी तरीके से इस सरकार से खुश होती और इस देश का नागरिक खुश होता, तो वाराणसी के अंदर एक सैनिक मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता। एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी की बात इन्होंने करी है तो मैं इनको बतला दूं कि अगर मोदी जी ने 5 साल बहुत बेहतर और बहुत बढ़िया तरीके से गुजारे हैं, चाहे वो पाकिस्तान को जवाब देने की बात हो, चाइना को लाल आंख दिखाने की बात हो, तो फिर ये बताएं कि 5 साल के अंदर ही सैनिकों की शहादत इतनी क्यों? एक बात। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जब ये बात करते हैं कि कश्मीर के अंदर ये पहले से ही सब कुछ था, तो जब पहले से सब कुछ था, आपको ऐसा एहसास था, तो फिर आपने धारा 370 पर काम करने की बात कही थी ना, क्या हुआ? उसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ी कि आतंकवाद का संरक्षण करने वाली पार्टी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में? क्या कारण है? आप निरंतर अपने आप को छुपाने के लिए कुछ भी करो और जोर जोर से आप चिल्लाने का काम करो। ये इतनी मूर्खता आपने मतलब समझ ली है और कर दी है। अब आप ये जान लें मोदी जी कि आपका समय गुजर गया, और भार्गव जी आप भी समय रहते कांग्रेस में आ जाओ। ये सलाम। भैया, कोई देश का सबसे बड़ा राहुल गांधी होगा जो ये सलाह मानेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर घड़ी का कांटा मुझे ये अनुमति नहीं देता। भोपाल रह गया, भोपाल की सीट अभी पूरी बात होगी संक्षिप्त बराबर। संक्षिप्त में इन्होंने बात प्रज्ञा साध्वी की करी थी कि क्लीन चिट मिल गई है। 2007 में सुनील जोशी जी मतलब संघ के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता होते हुए देवास के रहने वाले हैं। उनके मर्डर में शिवराज सरकार जब यहां पर थी मध्य प्रदेश के अंदर, तब शिवराज सरकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संघ के प्रचारक के मर्डर में प्रज्ञा साध्वी को 2008 में गिरफ्तार किया जाता है। 2007 में उनका मर्डर होता है और उसके बाद फिर मालेगांव बम ब्लास्ट में उनका नाम आता है।
मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सुनील जोशी जी जो थे वो संघ प्रचारक नहीं थे? वो जो संघ आपका सपोर्ट करती है उसके कार्यकर्ता नहीं थे? जो आप उनको भूल गए, उनके सारे कार्यों को भूलते हुए आपने उनके मर्डर केस में पकड़ी हुई प्रज्ञा साध्वी को भोपाल से टिकट दे दिया। क्या कारण रहा? यह सीधा सट संघ से जुड़े हुए लोग जो आपका सपोर्ट करते हैं उनके दिलों के साथ आपने कहीं ना कहीं घात किया है, विश्वासघात तोड़ा। और संक्षिप्त में भाई एक लाइन का जवाब है। ये क्या चाहते हैं कि सुनील जोशी मर्डर केस में अगर उस समय निष्पक्ष भाव से कार्रवाई होकर अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी तो वो क्या मध्य प्रदेश सरकार को नहीं करनी चाहिए? कानून अपना काम करेगा। कानून बराबर एकदम सही है। फिर जब कानून बराबर काम करता है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार बनती है, तो फिर कैसे प्रज्ञा साध्वी जी बाहर आ जाती है जिन पर निरंतर कार्रवाई की बात चल रही थी? गवाह बदल दिए जाते हैं, गवाह ऐसी बहस है, चालान फाइल हुआ, जांच चली, गिरफ्तार करते हैं। करने के बाद फिर आप बताइए, जब विचार करते हुए फिर उसके बाद संघ प्रचार करते हैं। मतलब निरंतर भार्गव जी, मैं आपको यह भी बता दूं, महेंद्र जी आपके माध्यम, आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रज्ञा साध्वी से बड़े हिंदू बेटा और राम भक्त हैं अगर तो दिग्विजय सिंह जी हैं, जिन्होंने मां नर्मदा की 3300 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी की है। इनके भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की इतनी क्षमता नहीं है, दिग्विजय सिंह जी की ही ये क्षमता है। और वो मैंने कहा ना, कांग्रेस वो है जो दिल में, मस्तिष्क में राम को बिठा के रखती है, लेकिन ये अपनी वाणी पे बिठा के रख के लोगों से वोट बटोर। ये राम का नाम फिर चुनाव में आ गया। राम इस देश में जब भी चुनाव होगा आएंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि राम मंदिर बनना है, इस देश में राम राज्य स्थापित होगा। राम राज्य मतलब सबकी खुशहाली हो, सब आनंद में रहें, देश का विकास राम के विचार पे हो। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं महेंद्र भाई अंत में कि दिग्विजय सिंह जी नर्मदा परिक्रमा यात्रा करने कब गए पहली बार? उसके पहले अनिल दवे जी 3 बार कर चुके थे मध्य प्रदेश में चुनाव आने के पहले। दिग्विजय सिंह जी गौ माता को चारा कब खिला रहे हैं? जब उनको भोपाल में चुनाव जीतना है। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय थे। इस मध्य प्रदेश में उनके तुष्टीकरण का रिजल्ट था कि सुपड़ा ये मंदिर कैसे बना में। मैं तो अंत में कहना चाहता हूं, अब आप नहीं, आप दिग्विजय सिंह जी की पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उनके बारे में हकीकत नहीं मालूम। जितने बड़े हिंदुत्व की पूजा करने वाले वो अपनी बात रखें। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये देश बहुत समझदार है, इस देश की जनता बहुत समझदार है। अब आप सुन तो लो बात, आवाज तो, संबोधन तो आने दीजिए, वक्तव्य तो आने, हमारी आ रही है, वक्तव्य तो आने दीजिए। देश में आप लड़ोगे तो आएगी जनता को। वक्तव्य आने दीजिए। आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप भी दे देना, आपकी भी बात सुनी जाएगी। पूरे 5 साल हमने सुना आपको। देश की जनता बहुत समझदार है, वो ये जानती है कि इस देश को सही दिशा पे और सही रास्ते पे कौन ले जा सकता है। देश के सामने सीधे 2 विकल्प हैं, एक नरेंद्र मोदी जी और दूसरे झूठ बेवकूफ़ी के पर्याय श्री राहुल गांधी जी। अब देश किसके हाथों में देना चाहते हैं, ये आप और हम और गली का बच्चा आज टीवी पे केवल यही कह रहा है, अब की बार फिर मोदी सरकार। एक प्रश्न भार्गव जी, आपने जो बात कही है अभी सब चीज हाँ बराबर है, बस उसमें आप एक लाइन मेरी एक प्रश्न का जवाब दे दें। जो आपने हिंदू मुस्लिम अभी बात करते हुए देश को बांटने की कोशिश करी है, सिर्फ आप ये बता दें, क्या आपकी पार्टी और आप मुसलमानों का विकास नहीं चाहते हैं? भाई मोदी जी जब भी बात करते हैं 130 करोड़ नागरिकों की बात करते हैं। जब गुजरात में थे तब भी 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे। अब आप ये मानते हो कि उन 130 करोड़ में मुसलमान शामिल नहीं है, तो ये आपकी समझदारी है, इस पे मेरी टिप्पणी करना मुश्किल है। मैं घड़ी का कांटा मुझे अनुमति, मुसलमानों का चलिए घड़ी का कांटा मुझे अनुमति नहीं देता। ये बहस मुझे लगता है इसी तरह से अनवरत जारी रहेगी। 23 मई की तारीख का आप इंतजार कीजिए, जब देश की नई तस्वीर सामने आ जाएगी। क्या एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी या राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, यह आने वाले कल की एक बड़ी पहेली है। और कहा गया है कि युवा में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति का संचार होता है, और यदि इसी युवा शब्द को पलट दिया जाए तो वायु बन जाता है। वायु यदि धीमी बहे तो बहुत सरल, सुगम और शीतलता देती है, लेकिन यही यदि तेज हो जाए तो आंधी तूफान का भी रूप ले लेती है। इंतजार कीजिए, क्या तूफान आएगा या फिर ये वायु इसी तरह से सुरल और सुगम रहेगी 23 तारीख का। ओवर टू स्टूडियो।